सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि दो सरफेस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं भी पता है तो हम आज देखने वाले हैं बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा प्रिज्म का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रिज्म में हम देख लेते हैं बच्चों कैसे कैसे यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है। और इससे पहले देखने से पहले अगर आप चाहें तो TIR को पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अंदर अगर मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो और बाहर मीडियम कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो तो अंदर TIR हो सकता है। तो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों, ये आपको मैंने पहले बताया है। तो आप चाहें तो वो चीज़ देख लेंगे तो आपको और आसान लगेगा, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। आपको मैं बता देता हूँ क्या बताने वाला था। मैं प्रिज्म के बारे में बताने वाला था। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, प्रिज्म आखिरकार है क्या। बोला जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, NCERT में भी दे रखा है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बच्चों, जो एक बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड होता है, सच डैट इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। बोला जाता है जो इंसिडेंट सरफेस होता है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करती है, द लाइट रे ऑन सरफेस इंसिडेंटिंग, और इमर्जेंट सरफेस मतलब कि जहाँ से लाइट रे निकलती है, हाँ, इमर्ज होती है। तो ये दोनों प्लेन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है और यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर जा रही है, तो ये दोनों सरफेस प्लेन है, ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है, रफ नहीं है, प्लेन सरफेस है। और दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल है, इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल है, मतलब पैरेलल नहीं है। बेसिकली बात ये बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे है और कोई भी लाइट रे अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये अंदर, अब ये रिफ्रैक्शन होकर ये लाइट रे प्रिज्म के अंदर चला गया। अब इसके बाद ये फिर से बाहर आएगा। आ रहा समझ में बच्चों। तो लाइट रे यहाँ पे क्या किया है, लाइट रे क्या किया है, यहाँ पे इस सरफेस से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है। एक्चुअली में अगर आप समझना चाहें बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रिज्म पूरा 3D में होता है भाई। ये जो आप प्रिज्म देख रहे हैं ना यहाँ पे, इक्विलेटरल, राइट एंगल आइसोसेलेस, तो ये सब चीज़ें 3D में है भाई। मतलब कि समझ रहे हो, मैं एक बार 3D बना के भी दिखा देता हूँ 3D में प्रिज्म कैसे होते हैं। देखिए, एक मान लेते हैं इस टाइप से होगा, इस टाइप से मान लेते हैं, तो बिल्कुल इसी का कॉपी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 3D में है ना ये, तो हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो जाए, तो घबराना नहीं है। एक सेकंड, और इधर बना देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा 3D में है बच्चों। 3D में आप झोपड़ी टाइप का समझ लीजिए, इस टाइप का ये है और इस टाइप का ये है। तो लाइट अगर हमारे पास इधर से आ रही है तो अंदर से रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर ऐसे भाग जाएगी। आ रहा है समझ में। ये पूरी लाइट रे अंदर ट्रेवल की है बच्चों, और अंदर पूरा ये इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। ये अंदर कुछ एक मीडियम है, ऐसे समझिए, है ना। तो अंदर एक कुछ ग्लास का समझ लीजिए इसको, तो जो भी मीडियम होगा उसका कुछ ना कुछ म्यू होगा। और ये बाहर से लाइट रे आती है तो अंदर रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये बाहर ऐसे करके निकल जाती है। कभी कभी हो सकता है नहीं निकले, ये सब केसेज हम लेके बताएंगे भाई। अभी के लिए समझिए कि लाइट रे इधर से आई और इधर रिफ्रैक्ट होने के बाद एक बार और रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ और ये बाहर निकल गई। क्लियर होना चाहिए। और ये 3D में, ये प्रिज्म ऐसा है भाई। मैं हमेशा 3D में नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा इस तरीके से बना दूंगा बच्चों। मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा दूंगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू रहता है, ये फ्रंट व्यू रहता है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बार बार तो 3D में नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बार बार ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई। और ये जो होती है, जो दो सरफेसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन में, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है ना बच्चों। तो ये दोनों सरफेसेज जो हो गए, ये दोनों सरफेसेज के बीच का जो एंगल होता है, जैसे ये है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। आ गया समझ में। तो अब बताइए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है भाई। ये जब ऐसे है, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन कौन क्या है, क्योंकि इसमें दो सरफेसेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के लिए, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। तो इन दोनों सरफेस को अगर हम मिलाएंगे कहीं पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो
हमको पता चल जाएगा कि यही एंगल ऑफ प्रिज्म है। ध्यान देना पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे मान लेते हैं कि बच्चों इस तरीके से आई, कैसे दिखाऊं मैं, इस तरीके से दिखा देता हूँ। इस सरफेस पे इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट किया और लाइट सरफेस पे जाके फिर ऐसे करके रिफ्लेक्शन किया अंदर, फिर यहाँ से ऐसा करके बाहर निकल गया। अब आपको ये चीज़ समझना होगा, अब ये चीज़ आपको समझना होगा बच्चों। एक सेकंड, मैंने गलती बना दिया ना, मैंने गलती बना दिया, थोड़ा सा मेरे को सही बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस टाइप से बच्चों लाइट रे चली गई, ठीक है। ये दो सरफेसेस पे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गए। तो अब आपको बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें कौन सा है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई यही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, तो ये ए हो जाएगा। नहीं बच्चों, दो सरफेसेस देखना, ये सरफेस और ये सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इन दोनों सरफेस को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, ना कि ये है भाई। ये वाला गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस को मिलाएंगे तो यहीं मिलेगा ना भाई। ये थोड़ी मिल रहा है, ये तो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये मिल रहा है, यहाँ पे मिला रहे थे तो ये मिल रहा था। अब आपको यहाँ पे बताना है बच्चों, क्या आप हमको यहाँ पे आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि अगर लाइट रे मान लेते हैं कि इस तरीके से इंटर किया, ठीक है, और लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट हुआ। किस तरीके से, इधर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से रिफ्रैक्ट हुआ। तो अब आपको बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म ये है भाई, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ना कि ये, ना कि ये, क्योंकि आपको दो सरफेस देखना है, उनको मिलाना है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। आई थिंक क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख ही देता हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म। टू सरफेसेस participating in refraction of light। Two surfaces participating in a refraction of light, angle between them, उनके बीच का एंगल जो होता है वही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। जो दो सरफेसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन में, जहाँ पे भी देख सकते हैं, उनको अगर मिला दें तो उनके बीच का एंगल जो होती है वही एंगल ऑफ प्रिज्म होती है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो बहुत तरह के प्रिज्म हो सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं ना, कहीं कहीं पे इस टाइप का प्रिज्म दे देता है भाई, तो घबराना नहीं है। प्रिज्म कैसा भी दे, आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से देखना है। अगर इस टाइप से आपको प्रिज्म दे दिया तो आपको समझना होगा, अगर लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो सरफेसेस को मिला रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगी एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इधर नीचे कैसा भी हो सकता है भाई, अब कैसा भी प्रिज्म बना दे, है ना, कौन टाइप का बना दिया। अब कोई कोई प्रिज्म भाई ऐसे होगा, तो उसमें भी नहीं घबराना है आपको, ठीक है। इस टाइप से है। अब आपको बोल रहा है कि भाई लाइट रे ऐसे आई, ऐसे थोड़ा रिफ्रैक्ट हुई और फिर यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे है तो। सर अब बताइए, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? अब तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, तो भाई इन दोनों के बीच का तो एंगल कुछ है ही नहीं। बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे भाई। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें कोई ना कोई एंगल मिल जाए। तो इसको भी ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए इसको ऐसे कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों को बढ़ा दिए तो अब हमको यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। मतलब हम डॉटेड से भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं भाई बच्चों, बहुत सारे फिगर हो सकते हैं। अब मैं कितना फिगर बना के दिखाऊँ आपको। देखिए मान लेते हैं कि मैं इस टाइप से अगर मैं बना दूँ कि 5 फेसेज हो, 6 फेसेज हो, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा भाई, पीछे तक गया होगा ऐसे करके, है ना बच्चों।
ऐसे पूरा पीछे तक गया होगा बच्चों, ऐसे करके ये ऐसा प्रिज्म होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा दूँ तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इनको अगर मिला दूँ, क्योंकि इसमें और इसमें इस दो सरफेसेस पे हो रहा है, तो इनको मिलाने वाला कोई ऐसा ही तो मिलेगा सरफेस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सब 3D में है, मैं बस दिखा रहा हूँ 2D में। ठीक है, क्योंकि 3D में दिखाना पॉसिबल तो नहीं है बच्चों बार बार। देखिए इस टाइप से है, अगर मैं बना देता हूँ इस टाइप से फिर से एक और, देखिए ठीक है, इस टाइप से अगर आपको दे दिया है, और बोल रहा है कि लाइट रे भाई क्या कर रही है ना, लाइट रे क्या कर रही है कि वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, और यहाँ से बाहर ऐसे करके निकल जा रही है, देखिए ऐसे। तो बात यह है कि जब लाइट रे आ रही है ऐसे करके और ऐसे करके बाहर निकल रही है, तो बीच में ऐसे करके ट्रेवल की होगी। तो इस ई और इस सरफेस पे, दो सरफेस पे हो रही है रिफ्रैक्शन, तो इनको कैसे मिलाएंगे भाई, ये सरफेस ये सरफेस, तो इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि सरफेस ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस को अगर ऐसे हम लोग एक्सटेंड करें बच्चों, एक्सटेंड भी करें, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, ये भी सरफेस ऊपर ही चला जाएगा। भाई ये दोनों सरफेस बिल्कुल ऐसे जाते रहेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा भाई, इनके बीच में कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ही नहीं। इसीलिए तो डिफिनेशन में बोला गया है आपको बच्चों की, जो प्लेन होगा, जो इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस होगा, वो प्लेन क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगे भाई। हम अगर पैरेलल भी ले लेते हैं, क्योंकि एंगल उसमें 0 हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है नॉन पैरेलल लेंगे, तभी तो प्रिज्म बनेगा बच्चों, है ना। जब एंगल ही 0 हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, अगला हमको पॉइंट देखना है। वो पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब सर अभी तो बता रहे हो, तो बिल्कुल, और आपके सिलेबस में बच्चों ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है, और ज़्यादा प्रिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म पे ही हम लोग फोकस करेंगे भाई। तो एक मैं प्रिज्म ट्रायंगुलर बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने बना दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो प्रिज्म है, अब हमको पता है यहाँ पे कि अगर लाइट रे आई तो लाइट रे कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट होगी। चलिए भाई ठीक है, हो गई, और दूसरे सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगी तो बाहर चल निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये तो चीज़ें कन्फर्म है बच्चों, और दोनों सरफेस को मिलाएंगे तो फिर ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा। बात ये है बच्चों कि अगर देखा जाए तो ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना भाई। ये देखिए मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया बच्चों। ठीक है, अब हमको यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया होगा ये लाइट कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्ट होकर कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 लिख देता हूँ ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना होगा नॉर्मल के साथ, यहाँ पे हम लोग R2 बोल देते हैं इसको, और बाहर निकला होगा कुछ एंगल ऑफ इमर्जेंस से। ठीक है, कुछ एंगल ऑफ इमर्जेंस से, तो इस टाइप से कुछ प्रिज्म में ऐसा हालत हुई होगी, यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा। हाँ सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म 2 बार हो रही है, तो मैं तो ये बता ही सकता हूँ ना कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सरफेस पे, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर स्नेल्स लॉ लगा दूँ और इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है और बाहर एयर है, अगर बाहर एयर है और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है लाइट। और आप सब देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है, और ये लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गया, क्योंकि नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। अब लाइट रे जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है, तो यहाँ नॉर्मल है तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इधर चला गया, मतलब नॉर्मल से दूर चला गया। तो सब चीज़ें हमको सही दिख रही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में इस पॉइंट पे हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट है, इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया, अच्छे से लिख देता हूँ। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम ये कंसिडर करें, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं इसको, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, हम ऐसा करके नहीं दिखा सकते,
ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कंसिडर करें इसको, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उनके आमने सामने का कोनों का योग, मतलब कि एंगल A और एंगल C का सम जो होगा, एंगल A और एंगल C का सम जो होगा 180 होता है, 180 डिग्री। हाँ सर, ये पता है। और ये भी एंगल और ये भी एंगल का सम 180 होगा, वो उतना नहीं लिखना है, बस ये समझना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात और समझना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से, कि ये एक ट्राइंगल भी है, BC और D, ये एक ट्राइंगल भी है ना, ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। नाउ ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का वैल्यू जो होगा 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो हमको क्या करना है, 180 माइनस C को अगर हम देखें, इसको इधर ले जाएं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे 180 और इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये एंगल A के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 180 और इधर इसको ले जाएंगे, 180 माइनस एंगल C हो जाएगा और वही बन जाएगा। इसका मतलब एंगल A और ये बराबर है। सो एंगल A बराबर एंगल B प्लस एंगल D, बिल्कुल इजी है भाई। एंगल A क्या है, हमारे पास A है, और B और D क्या है, देखिए एंगल B की बात हो रही है, मतलब ये वाली एंगल की बात हो रही है ना भाई। हम ये ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल में ये एंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल में ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, लिख दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, मतलब फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनका सम होता है। इनका सम क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना बच्चों। इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों समझने के लिए, आपको समझ में आ भी रहा होगा चीज़ें। आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा दें, इस पॉइंट पे भी स्नेल्स लॉ लगा दें, तो लगा के और भी चीज़ें निकाला जा सकता है। देखिए किस तरीके से लगाया जाता है। स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका होता है बच्चों, स्नेल्स लॉ हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, आपको आता भी होगा कि इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या होगा, बाहर तो 1 है, इंटू साइन आई कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे अंदर म्यू है, इंटू साइन R1 कर देंगे बच्चों। उसी तरीके से अगर हम लोग डी पॉइंट पे भी देखें, तो डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2 हो जाएगा इक्वल टू, बाहर जाएगा 1 साइन ई हो जाएगा। ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और आगे और भी रिजल्ट्स निकालेंगे बच्चों। अब हम आगे चल लेते हैं। आगे हमको क्या देखना है कि डेविएशन थ्रू द प्रिज्म क्या होता है। डेविएशन मतलब कि कितना रे डेविएट हो गया है ना, रे कितना ज़्यादा डेविएट हो गया है। तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ भाई, क्यों बार बार लिखना है ना बच्चों। तो डेविएट कितना हुआ है रे, इनिशियल रे जा रहा था, उसके बाद फाइनल रे गया, मतलब डेविएट कितना हुआ, ये देखिए बड़ा कर दिया मैंने। बात ये है बच्चों, बात ये है, क्या बात है सर, बात ये है बच्चों कि इनिशियल रे जो था, इंसिडेंट रे जो था, ये यहाँ पे, ये इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता करना है डेविएशन कितना हुआ है। इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया। और जो फाइनली इमर्जेंट रे जो है यहाँ पे, इसको भी एक्सटेंड करूँगा, ठीक है भाई, चलिए एक्सटेंड कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इनिशियली जो रे था उसको ऐसे जाना था और फाइनल इमर्जेंट रे ऐसे चला गया, मतलब ये इतना ज़्यादा डेविएट हो गया, जाना इधर था और चला इधर गया, मतलब टोटल डेविएशन कितना हुआ बच्चों, इधर देख सकते हैं आप, इधर की तरफ डेविएट हो गया है। इसको डेल से लिखते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग डेल से लिखते हैं डेविएशन को। यही हमको निकालना है कितना हुआ है। सिंपल तो है भाई, हमने ये भी चीज़ बता रखा है आपको कि अगर डेविएशन निकालना हो 2 बार 3 बार 4 बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो
सब इनिशियल जो होता है, जितने भी होते हैं डेविएशंस, उनका सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये डेल लिखा है, तो ये डेल जो है ये इस यहाँ पे जो डेविएशन हुआ होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण जो डेविएशन होगा, दोनों का सम होगा। कैसे? देखिए, पहले यहाँ पे हुआ होगा क्योंकि रे ऐसे जा रही थी और ये इधर मुड़ गई, मतलब पहला डेविएशन ये डेल 1 यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुई, रे ऐसे जा रहा था और ये उधर मुड़ गया, मतलब इधर भी डेविएशन हुआ है, ये भी डेल 2 है। तो समझिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो जाएगी ना भाई। अरे भाई बिल्कुल इजी तो है, ये ऐसे है और ये ऐसे लाइन है, ये जो एंगल होगी वही ये एंगल होगी। तो ये डेल 2 यहाँ भी लिख सकता हूँ, डेल 2 यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए कभी कभी किताबों में लिखा रहता है कि ये है डेल 1 और ये है डेल 2। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सेकंड जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो इतना डेविएट हुआ है डेल 2। ये दो लाइन देखिए आप, एक ऐसे है जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा। मैथ्स में तो पढ़ाया जाता है ना। तो इसीलिए जो ये डेविएशन डेल होगा, यहाँ पे डेल होगा बच्चों, डेल नेट बोल सकते हैं, वो डेल 1 और डेल 2 का सम के बराबर होगा। ये तो हमने पढ़ रखा है। ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमको अगर ये एंगल निकालना है ना, तो हमको ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका वैल्यू इंटीरियर दो एंगल्स जो होते हैं ऐसे ऐसे, इनका सम के बराबर होता है। कैसे सर? बच्चों मैथ्स में तो पढ़ाया ही जाता है भाई। ये और कुछ नहीं, इस टाइप से ही तो दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिख रहा है। तो दिक्कत थोड़ी होना चाहिए आपको। ये आपको बोल दिया है कि डेल 1 है, ये आपको बोल दिया है कि डेल 2 है, और ये आपको डेल नेट दे रखा है। भाई आपको पता होगा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में ये पूरा एंगल जो होंगे, ये और ये जो एंगल होगा, इनका सम 180 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 180 बनेगा, है ना। तो कुछ करना थोड़ी है, इस एंगल को हम लोग अल्फा ले लेते हैं, डेल 1 प्लस डेल 2, ये सब प्रॉपर्टी है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, आपको अगर नहीं पता हो तो अल्फा इक्वल टू पाई बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि डेल नेट प्लस अल्फ़ा का वैल्यू भी पाई ही होगा, तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ये कट जाएगा तो डेल नेट का वैल्यू ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में? कितना ईजी है भाई। तो यहाँ पे डेल नेट का वैल्यू बच्चों आपके पास मिल जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। मैंने ये पहले ही बताया था यहाँ पे, बट हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा हो, तो मैं यहाँ मैथ से भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि एक्चुअली में डेल 1 और डेल 2 है क्या। तो है क्या भाई? बिल्कुल आसान है भाई। अगर ये और ये देखा जाए ऐसे करके, तो ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा। तो अगर हमको डेल 1 निकालना है तो डेल 1 क्या हो जाएगा, पूरा आई में से R1 घटा दो भाई, है ना। पूरा आई में से ये वाली घटा देंगे तो डेल 1 ही तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग डेल 1 लिखना चाहें तो पूरा एंगल आई में से R1 हटा दो। डेल 2 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। डेल 2 में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, है ना, और ये ऐसे जा ही रहा है, तो ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये R2 हो जाएगा। पूरा ये E है और ये R2 है, तो अगर मैं ये पूरा E में से ये R2 हटा दूँ तो ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल यही ये एंगल है, मैंने अभी बताया ना। मतलब कि अगर हम डेल 2 निकालना चाहें तो पूरा एंगल E में से R2 हम घटा देंगे। हाँ सर, सिंपल तो है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से देख लिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डेल नेट का वैल्यू जो है बच्चों वो आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 है। हम यहाँ पे बता सकते हैं आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। भाई R1 प्लस R2 मैंने पहले ही तो बताया था, वो क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा आंसर डेल नेट का। तो यही आपके पास नेट डेविएशन आ गया, ठीक है, ये आपके पास नेट डेविएशन आ गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक था कि अगर नॉर्मल ऐसा कोई प्रिज्म है तो उसमें ऐसा डेविएशन होगा,
ये डेविएशन डेल नेट ये आएगा। लेकिन अगर हमारे पास डेविएशन पूछा जाए कि थिन प्रिज्म है, बहुत पतला सा प्रिज्म है भाई, ए का वैल्यू जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत कम है। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे ले चलता हूँ, आगे तो पेज भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, पेज निकाल कर यहाँ पे देख लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास प्रिज्म बहुत छोटा हो, छोटा मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये होता है ना, ये ए है और ये बहुत छोटा है बच्चों। उसके छोटा होने के कारण क्या होगा यहाँ पे, अभी भी मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ प्रिज्म को, लेकिन है छोटा। थिन प्रिज्म का केस है, थिन प्रिज्म, ठीक है। थिन प्रिज्म में क्या होगा भाई, ये एंगल बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब ए को वैल्यू हम लोग लेस देन 10 डिग्री मान के चलते हैं, कि 10 डिग्री से कम होगा तो हम लोग थिन मान लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग मानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है और एंगल ए भी है, ये सब बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं भाई कि बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो डेविएशन भी बहुत कम होगा। देन डेविएशन विल आल्सो वेरी स्मॉल, आल्सो वेरी लो लिख सकता हूँ, है ना। डेविएशन भी बहुत कम होगा। डेविएशन कुछ और थोड़ी है बच्चों, यही तो है कि आई प्लस ई माइनस ए। हमको पता है कि ये ही एंगल छोटे छोटे हैं अगर, तो डेविएशन भी तो छोटा ही आएगा ना भाई क्योंकि इन्हीं का तो जोड़ घटाव करके ये आता है। अब समझ सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे एक सेकेंड, इसको यहाँ पे नॉर्मल हमने दिखाना था, ये नॉर्मल ऐसे दिखाना था। तो मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पे बच्चों, बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ कि स्नेल्स लॉ लगाऊँ अगर मैं, तो उसको लगाने के बाद क्या होगा कि 1 इंटू साइन आई हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 लिख सकता हूँ, और दूसरे सरफेस के लिए म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन ही लिख सकता हूँ। अगर आपको पता है कि बहुत छोटा एंगल है, इफ़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लिखना चाहें तो आई का वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ R2 का वैल्यू हो जाएगा ई के बराबर। तो मैं ये बता सकता हूँ, चूँकि हमको पता है कि डेविएशन क्या होता है बच्चों, आई प्लस ई माइनस का ए होता है। तो अब हमको ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि आई प्लस ई है, तो आई का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ R1, ई का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ R2 माइनस है, मतलब म्यू टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 माइनस है, मतलब समझ रहे हैं, R1 प्लस R2 तो यही होता है, R1 प्लस R2 का वैल्यू तो यही होता है बच्चों, ये तो पता ही होगा। तो म्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए आ जाएगा, इसको हम लोग डेविएशन बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम डेविएशन भी आएगा थिन प्रिज्म के केस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए, ठीक है, थिन प्रिज्म के केस में होता है ये चीज़। काफ़ी ईजी है भाई, चीज़ों को अगर छोटा ले लेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी एक और तरीका है करने का, बट छोड़िए वो आगे हम देखेंगे, अभी के लिए ही समझ लीजिए, समझना ही तो है, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेविएशन, ठीक है, हमने निकाल लिया आई प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन डेविएशन कहीं कहीं पे मैक्सिमम डेविएशन होगा, कहीं कहीं पे मिनिमम डेविएशन होगा, ये भी तो समझना है कहीं पे मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है तो वो कितना होगा, मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो वो कितना होगा। दो केसेस बनती है बच्चों, जो मैं एक्चुअली में लिख कर भी लाया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि भाई अगर हमको डेविएशन मैक्सिमम चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस करा देते हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब कि बिल्कुल सरफेस से सटा हुआ इंसिडेंट रे, इस सरफेस से जो रे है इंसिडेंट रे वो सटा हुआ है, तो उसको ग्रेजिंग इंसिडेंट बोल देते हैं। जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, या फिर कहीं कहीं पे ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दें, ग्रेजिंग इमर्जेंस करा दें, सॉरी। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब कि इधर से भी रे जो है वो ऐसे बिल्कुल सटा हुआ निकलेगा, 90 डिग्री पे इमर्जेंस होगा।
दोनों में से कोई भी केस ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको बताए थे प्रिज्म नहीं, रे ऑप्टिक्स में ही एक लेक्चर था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं रे, ठीक है। तो अगर रे अगर इस तरीके से ऐसे इंटर कर रही है, तो अगर हम चाहें तो ऐसे करके इधर से दिखाऊं, इधर से और इधर से ऐसे लौटेगा, तो जब इधर से ही अगर रे लौटेगा ऐसे करके, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये रे जो इमर्ज हो रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दो या तो ग्रेजिंग इमर्जेंस करा दो, दोनों केस में सेम ही बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसी में देख लेता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको बच्चों। इफ़ आपको अगर हमको डेविएशन मैक्सिमम चाहिए भाई, अगर हमको डेविएशन मैक्सिमम चाहिए, तो आपको पता है डेविएशन का वैल्यू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस का ए होता है। ये वैल्यू तो फिक्स्ड होता है भाई, आप ही बताइए, ये वैल्यू तो फिक्स्ड होता है ना। तो अगर हमको इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हमको ये वैल्यू को मैक्सिमम कर देना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ घट रहा है तो भाई कम ही हो रहा है ना। लेकिन हमको अगर ये चीज़ मैक्सिमम करना है तभी तो डेविएशन मैक्सिमम आ पाएगा। लेकिन हम यही चीज़ अगर छोटा कर दे तो भाई डेविएशन मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। मतलब आई प्लस ई का वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? तो बोला जाता है, या फिर इसमें दो ही केस है ना, या फिर ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दो या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस करा दो। तो दोनों में से कोई भी केस करेंगे तो उसमें या तो आई का वैल्यू 90 होगा या तो ई का वैल्यू 90 होगा, यही तो होगा सर। दोनों का वैल्यू एक साथ 90 नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन होने के लिए हो सकता है भाई, होने के लिए तो हो सकता है। मान लेते हैं रे जो है ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ये ग्रेजिंग इमरजेंसी कर गया, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, उस केस में ये दोनों 90 डिग्री होगा, उस टाइम में और मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम अगर एक केस लेकर चलें, या फिर वहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दें या फिर वहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस करा दें, कोई एक केस ले लेते हैं। अगर आई का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री ले लें तो भी मैक्सिमम डेविएशन हमें मिलेगा बच्चों, है ना, तो भी हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब आई का वैल्यू 90 होगा, चलिए हम आगे ही ले चलते हैं, क्योंकि अच्छे से अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, तो रे ऑफ लाइट जो था वो ऐसे करके आ रहा था, कुछ ऐसा करके रिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमको डेविएशन अगर मैक्सिमम चाहिए भाई, डेविएशन को मैक्स टू मैक्स करना है, तो ये ऐसे है, तो फिर इसको हम लोग पूरी तरीके से ऐसे लाना पड़ेगा भाई। इस रे को जो ऐसे जा रहा है, अगर रिफ्रैक्शन के बाद देखें तो इस रे को पूरी तरीके से ऐसे लाना पड़ेगा बच्चों, पूरी तरीके से ऐसे। तो वो केस बन सकता है, पता नहीं, मैंने अभी लिया नहीं है वो केस, बट पता नहीं ये बन सकता है कि नहीं। बनने के लिए तो बन ही सकता है कि हम पूरी तरीके से इधर डेविएट करा दें, मतलब 90 डिग्री पे चला जाए, तो उस केस में भी मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। बट चलिए हम इस केस को देख लेते हैं जो हमारे पास केस दे रखा है, ठीक है। ये आप याद वाद नहीं करना है बच्चों, ये जो मैक्सिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन है कि भाई ये सब चीज़ें हम याद कर लें, ये वाला ऐसे याद नहीं करना है बच्चों, रटने उठने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये एक केस है, इस केस को आप करके देखिए, है ना। ये केस है जो मैं केस लेकर बता रहा हूँ, ठीक है, रटना नहीं है, रटने के लिए केमिस्ट्री है आपके पास, है ना। तो अगर डेविएशन मैक्सिमम चाहिए तो डेविएशन का वैल्यू हम लोग आई प्लस ई माइनस का 1 कर देते हैं। तो हम इस केस में क्या क्या हमें निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखा जाए तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे आया है, तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगा दूँ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूँ, 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका म्यू होगा, यहाँ पे ये R1 होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1 हो गया बच्चों। अरे यार, तो इसका मतलब साइन R1 का वैल्यू जो हो गया वो हमारे पास 1/म्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दूसरा सरफेस है तो दूसरा सरफेस पे अगर हम लिखना चाहें स्नेल्स लॉ,
तो म्यू इंटू साइन R1 लिख सकता हूँ, साइन R2 है ना, सॉरी, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, इक्वल टू 1 इंटू साइन इमरजेंस E। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस केस में क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो अगर लिखना चाहूँ मैं तो म्यू का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R2 लिख सकता हूँ। और अगर आप ध्यान दें, क्योंकि मैंने बोला था TIR को ध्यान से देख लीजिएगा, तो TIR में क्या बताया जाता है कि जो वहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर होता है, मैंने बता रखा है बच्चों, है ना। TIR के केस में क्या होता है, 1 अपॉन म्यू होता है, तो 1 कहाँ से आता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर होता है क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आप TIR पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, TIR जब होता है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर लाइट डेंसर मीडियम में हो और यहाँ से जाकर ये पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे करके, इस सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर ना निकले, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए भाई, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, वहाँ पे मतलब TIR हो रहा है। TIR होने के लिए कंडीशन होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है साइन ऑफ थीटा C या C बोल सकते हैं, वो म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर के बराबर होता है। मतलब कि बोल सकते हैं म्यू रेयर 1 है और म्यू डेंसर म्यू है, तो ये TIR का कंडीशन होता है बच्चों। ठीक है, TIR जब होगा तो साइन C का वैल्यू इसके बराबर होता है, तो 1 अपॉन म्यू मैंने देखा इसीलिए मैं सोचा है 1 अपॉन म्यू यहाँ पे भी बन रहा था। इसका मतलब अगर TIR हो रहा होगा, अगर TIR का केस है तो उस केस में हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई साइन C का वैल्यू 1 अपॉन म्यू है, तो यहाँ पे भी साइन R1 का वैल्यू 1 अपॉन म्यू है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं देन R1 का वैल्यू हो सकता है कि C के बराबर हो। भाई अगर राइट साइड इक्वल हो गई है और ये इक्वल हो गए तो ये भी तो इक्वल होगा, तो R1 का वैल्यू C के बराबर लिख दिया मैंने, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, मान रहे हैं हम, अगर R1 का वैल्यू C के बराबर हुआ तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको पता है A के बराबर होता है, तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A माइनस C हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यही मैं बोल रहा था अभी बच्चों कि ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर आपको डेल मैक्सिमम चाहिए ही, उस केस में मैंने ये चीज़ तो निकाल लिया, अब एंगल ऑफ इमरजेंस हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन ऑफ E का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2, तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन ऑफ A माइनस C है, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A माइनस C हो जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे भी तो ऐसा ही लिखा हुआ है, साइन A माइनस C अपॉन साइन C लिखा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको ये चीज़ तो पता ही है। म्यू का वैल्यू क्या है, किधर गया, म्यू का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, इधर ले जाइए, साइन C नीचे आ जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन A माइनस C अपॉन साइन C, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, चीज़ों को ये एक केस लेकर बताया गया है, और भी केसेज बन सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि डेविएशन हमको मैक्सिमम चाहिए तो भाई हम इसको और बढ़ा सकते हैं ना, हम इसको और बढ़ा देंगे, इमरजेंस को भी बढ़ा देंगे एंगल को, तो और ज़्यादा डेविएशन मिलेगा, तो केसेज और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करना है बच्चों, इफ़ डेविएशन का वैल्यू अगर हम लोग मिनिमम ले लें, आपको पता है डेविएशन होता क्या है, I प्लस E माइनस R होता है सर, सॉरी I प्लस E माइनस A होता है, तो मिनिमम चाहिए इस बारी, ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए आपको बच्चों तो इसका वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसमें एक केस लेकर चीज़ों को बताया जाता है कि अगर I का वैल्यू E के बराबर ले लो तो उस केस में ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, उस केस में हमको मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो हम ऐसा मान के चले कि भाई अगर हम लोग I का वैल्यू E के एंगल के बराबर कर दे तो इस केस में हमको मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ऐसा हो सकता है कोई और हम एंगल पे निकाले, यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही करना है। ठीक है, हमको इसका मिनिमम ही करना है ना, तो मिनिमम अब करते रहिए इसको, मतलब
बिल्कुल जीरो कर दीजिए, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस को लेकर चलते हैं भाई, मतलब डेविएशन मिनिमम कर देते हैं। डेविएशन को बिल्कुल अगर मिनिमम कर दिया जाए बच्चों, मतलब इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से सीधा बना दूं क्या, चलिए ठीक है। बोला ये जा रहा है बच्चों कि अगर लाइट रे ऐसे करके आ रही है तो लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी और ये कुछ ऐसे जाएगी। सर ऐसा ही क्यों होगा, बताइए ना, बताइए ना। ये एंगल ये होता है, बता रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ। मिनिमम डेविएशन में एक केस है कि हम अगर एंगल आई का वैल्यू, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ले लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ले लें, तब क्या होगा भाई, यहाँ पे लगा दीजिए आप 1 sin आई इक्वल टू म्यू साइन आर 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू साइन आर 2 इक्वल टू 1 sin ई लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ गया कि ये और ये बराबर ही है, सॉरी, ये और ये बराबर ही हैं, तो इधर वाला ये टर्म भी तो बराबर होगा क्योंकि ये एंगल बराबर है। सो म्यू साइन आर 1 इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R2 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस केस में R1 एंगल और R2 एंगल बराबर हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या होता है, ए के बराबर होता है। अब ये दोनों अगर बराबर ही हो गया तो इसका मतलब इसका सम जो होगा, मतलब इसका मतलब हो गया कि ए के बराबर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। R1 R2 को मैंने आर मान लिया, ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा इस केस में, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमको डेल मिनिमम करना है, तो डेल मिनिमम कर दीजिए बच्चों, आई प्लस ई माइनस का आर ए कर सकते हैं हम लोग। आपको पता है कि आई प्लस ई मतलब दोनों सेम हो गया है, आई इक्वल टू आर लिखा हुआ है ना, आई इक्वल टू ई होगा, मतलब कि मैं गलती से लिख दिया हूँ आर यहाँ पे ई के बराबर होगा बच्चों। तो ये बोला जा रहा है ये दोनों अगर सेम हो जाए तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ आई नहीं बोल सकते, माइनस ए बोल देंगे। आपको पता है ए का वैल्यू भी 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर बन गया है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर भी बोल सकता हूँ। अगर हमको डेल मिनिमम लिखना है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 2i माइनस ए हो गया है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर हो गया है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अगर आपको डेल मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके एग्ज़ाम में बच्चों आपके सिलेबस में यही केस दिया रहता है, इसीलिए आप कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, तो ठीक है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस अलग भी हो सकता है। आपके सिलेबस में तो यही केस ट्रायंगुलर प्रिज्म को लेकर बनाता है, तो यही पूछा ही जाता है, इसलिए आप याद भी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों कि हमने ये चीज़ तो निकाल ही लिया है ना, ये चीज़ तो हमने निकाल लिया ना। तो यहाँ पे म्यू का भी वैल्यू दे रखा है, तो म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि म्यू का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर हम म्यू का वैल्यू निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं। साइन ऑफ, अगर म्यू का वैल्यू देखना चाहें तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से कि आर का वैल्यू a/2 हो जाएगा, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर का वैल्यू a/2 हो जाएगा। आई का वैल्यू हम बता सकते हैं बच्चों, आई का वैल्यू हम बता सकते हैं यहाँ से, डेल मिनिमम प्लस a/2 हो जाएगा, साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस a/2 हो जाएगा, अपॉन में साइन a/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा म्यू के बराबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकाला जा सकता है, ये सब तो पार्ट्स है, आप कर सकते हैं खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डेल मिनिमम के बारे में आप समझ लिए होंगे चीज़ों को, है ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि केसेज और भी बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमको अगर इसको मिनिमम करना है, डेल का वैल्यू मिनिमम करना है, तो हम अगर चाहें तो डेल का वैल्यू 0 ले लें। डेल का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे हम लोग तो उस केस में आई प्लस ई भी ए के बराबर हो जाएगा,
आई प्लस ई भी जोड़ेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, और R1 प्लस R2 भी ए के बराबर होता है, तो उसके इसमें सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है, उस तरीके से, लेकिन आपके सिलेबस में उतना करके नहीं देता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्रिज्म, जो मैंने केस लिया है वो नॉर्मल केस है, उसी से पूछा जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कि ऐसे बिल्कुल रे बिल्कुल परपेंडिकुलर द सरफेस है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका म्यू है बाहर 1 है, तो 1 साइन ऑफ आई करें और म्यू साइन ऑफ R1 करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1 का वैल्यू भी तो R1 का एंगल भी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मली इंटर कर जाता है। अब जाके दूसरा रिफ्रैक्शन करेगा इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे तो 90 डिग्री का इंसिडेंस नहीं हो रहा है, कुछ R2 एंगल पे हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो इस केस में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग म्यू का वैल्यू भी बता सकते हैं बच्चों, इस साइन ऑफ ई है अपन साइन ऑफ R2 है। ठीक है, ऐसा करके चीज़ों को बोला जा सकता है। अगर डेविएशन देखना चाहें, नेट डेविएशन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जो कि आई प्लस ई माइनस का आर होता है, माइनस का ए होता है, सॉरी। यहाँ पे डेल मिनिमम डेल नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आई प्लस ई, आई का वैल्यू कितना है बच्चों, आई का वैल्यू तो यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, अभी हमारे पास है। ठीक है, और एक और बात ध्यान देने वाली है कि हम R1 प्लस R2 का वैल्यू ए के बराबर करते हैं, R1 0 हो गया तो R2 का वैल्यू ही ए हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर हम R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग ए करते हैं, आपको पता है कि R1 ही 0 हो गया है, प्लस R2 करें तो यहाँ पे R2 ही ए के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? R2 ही यहाँ पे ए के बराबर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे R2 के जगह पे अगर मैं कहीं पे लिख दूँ, ये तो कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 है प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस का ए है, यहाँ पे लिख सकता हूँ ई माइनस ए हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी कर सकता हूँ, ये बिल्कुल लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ही हो गया। ऐसे करके रे आई थी, अगर मैं ये इधर से भेज दूँ तो नॉर्मल निकल जाएगी, अगर मैं रे इधर से भेज दूँ ऐसे करके तो ये नॉर्मल निकल गई। बिल्कुल इसी का उल्टा कैसे हो जाएगा, है ना? कुछ करना ही नहीं है बच्चों। 1 इंटू साइन ऑफ आई बन गया इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 बन गया। फिर से वही बात, R2 का वैल्यू फिर से 0 है, ये एंगल ए होगा, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो ए होता है, तो यहाँ पे R2 0 हो गया तो R1 का वैल्यू फिर से ए के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन ऑफ आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1 का वैल्यू हो जाएगा ए के बराबर। यहाँ से म्यू का वैल्यू फिर से बोल सकता हूँ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ए। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए भाई, है ना बच्चों? क्लियर होना चाहिए आपको। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग डेल नेट यहाँ पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इमरजेंस यहाँ पे 0 है तो इंसिडेंस माइनस का ये हो जाएगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, इमरजेंस की जगह इंसिडेंस आ गया, इमरजेंस की जगह पे इंसिडेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया। और ये बिल्कुल इस तरीके से ही केस नहीं बन गया, दोनों केस के लिए सिमिलर ही हो गया कि भाई ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, या फिर यहाँ पे एक मिरर लगा दो, मिरर लगाने के बाद इधर से आएगा तो फिर ये बाहर ऐसे निकलेगा, तो ये दोनों केस इसी में कवर हो गए। ठीक है, बोथ केसेस कवर्ड इन दिस। इस केस में दोनों केस आ गए, ये बिल्कुल आसान सी बात है बच्चों, ये सब चीज़ें, है ना? अब हम लोग ग्रेजिंग इमरजेंस या फिर TIR थ्रू द प्रिज्म देखते हैं। मतलब समझ रहे हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस मैंने बताया था बिल्कुल एकदम सट के जाता है। ग्रेजिंग मतलब घास चरना होता है ना, तो घास को एकदम कैसे सतह से सट के चरते हैं लोग नहीं, गाय भैंस चरते हैं। ठीक है, तो वही ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। और TIR तो मैंने बताया ही अभी, TIR इन द प्रिज्म। तो इस केस में हम लोग देख लेते हैं, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द वन सरफेस ऑफ द प्रिज्म इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल एग्जिट फ्रॉम द अदर सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इट मे और मे नॉट एग्जिट आउट ऑफ एज शोन बिलो। मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों कि प्रिज्म में हो सकता है कि ये लाइट रे बाहर इमर्ज तो हो रहा था अभी तक, हो सकता है या कभी कभी नहीं हो, मतलब अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि अंदर का कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर रेयर है, तो उसके कारण डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में दो हम लोग ले लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा हो और कभी कभी ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा हो। तो इन दोनों केस में कैसे होगा, केसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे को तो बस यही देखना है। ठीक है, बोला ये जा रहा है अगर हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस को देखें और ग्रेजिंग इंसिडेंस को देखें, इस केस में क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का हो जाएगा। आ रहा है समझ में, वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये R1 आएगा। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है बच्चों। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अगर एक चीज़ करके दिखा दें आपको, मैं इसको बाहर ही ले चलूँ क्या, यहाँ पे ले चलता हूँ। बिल्कुल आसान है समझने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप TIR पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ चुके हैं तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल यहाँ तक जाएगा। ये लगता है कि रिफ्रैक्शन हो गया, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बिल्कुल नॉर्मल दिखाना है। ठीक है, नॉर्मल मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी भाई, है ना बच्चों। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये कुछ मुड़ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ये R2 होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। आपको एक चीज़ पता ही होगा, ये A होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो R1 का वैल्यू 0 हो गया था, तो A का वैल्यू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। R1 0 हो गया तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 के बराबर। तो मैं R2 की जगह पे A भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात और है कि यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगा दूँ तो क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा भाई। ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ इमर्जेंस एंगल। अब हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 का वैल्यू A के बराबर हो गया है, इक्वल टू साइन ऑफ E हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि म्यू का जो वैल्यू है वो साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ A है। तो सर पहले भी पता था, ठीक है। अब म्यू जो हमारे पास आया है, ये जो म्यू आया है बच्चों, इसके बारे में हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि अगर TIR का कंडीशन बने कभी कभी, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि साइन ऑफ C मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है, म्यू R अपॉन म्यू D होता है, मतलब 1 अपॉन म्यू होता है। ठीक है, अगर TIR का कंडीशन बन रहा हो, TIR का कंडीशन कब बनता है, जब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो अंदर मीडियम में है और जो बाहर निकल रहा है, ये बाहर ना निकल के ये बिल्कुल सतह से गुजर जाए, बिल्कुल इस सतह से गुजर जाए। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस सतह से गुजर गया तो इस केस में क्या होगा, जो ये क्रिटिकल एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, ये जो क्रिटिकल एंगल है, ये जो क्रिटिकल एंगल C है, वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब R2 के बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये रे बिल्कुल ऐसे सरफेस से टच होकर निकल जाएगा। उस केस में जो ये जो है ना, ये क्रिटिकल एंगल बिल्कुल इक्वल हो जाता है ये जो एंगल है यहाँ पे R2। आ रहा समझ में, उस केस में ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें TIR करवाना है ना, इफ़ TIR हैपेंस, अगर TIR हो ही रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो ये एंगल होती है ना अंदर वाली, जो ये एंगल होती है, जो ये R2 एंगल है, वो ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल एंगल से। R2 क्या था, A था, तो एक एंगल C से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में TIR हो जाएगा, है ना। ये बस क्रिटिकल एंगल बताने के लिए था। ठीक है, इस केस में TIR होने के कगार पे होगा, क्योंकि ऐसे मुड़ गया, जैसे ही थोड़ा सा भी एंगल R2 बड़ा हुआ तो TIR हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब ये ऐसे निकल गया है रे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल C जो होगा एंगल A के बराबर हो जाएगा।
और जब टी आई आर मार जाएगा, जब टी आई आर मार जाएगा मतलब कि इस तरीके से, इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। इस केस में क्या होगा, जो देख सकते हैं आप, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। इसमें सी इक्वल टू ए होगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा कि सी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एंगल ए से। इस केस में टी आई आर हो ही नहीं सकता है। टी आई आर के लिए एंगल ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, इसमें क्रिटिकल एंगल ही ज़्यादा है, तो इस केस में टी आई आर नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इमरजेंस, है ना, कंप्लीट इमरजेंस हो जाएगा। इस केस में टी आई आर होगा। इस केस में बोल रहा हूँ, इस केस में बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ें समझने लायक हो बच्चों, समझ सकते हैं आप चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी तो वही बोला जा रहा है, यहाँ पे भी तो सब कुछ वही बोला जा रहा है कि जनरल इमरजेंस, फिर ग्रेजिंग इमरजेंस, फिर यहाँ पे टी आई आर, है ना। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, मैं भी वही चीज़ लिखा हूँ वहाँ पे भी, ठीक है। इसको मैं टी आई आर नहीं, इसको मैंने ग्रेजिंग इमरजेंस बोला था, ग्रेजिंग इमरजेंस, क्योंकि टी आई आर इसके अगले एंगल पे हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा ना जो एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी, जो एंगल हमारे पास ए है वो जस्ट बड़ा हो जाएगा ना सी से, तो उस केस में टी आई आर मार जाएगा, ठीक है। इस केस में बिल्कुल सट के जा रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। ये सब चीज़ें मैं बता रखा हूँ पहले भी, तो ये केस समझ सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। तो दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि ग्रेजिंग इंसिडेंस हो। यहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस कब होता है, ये भी वैसा ही केस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो भाई, तो मतलब बिल्कुल सट के जाएगा इस तरीके से, ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन ऑफ R1 का वैल्यू जो आ रहा है 1/म्यू आ रहा है। फिर से वही केस दिख रहा है हमें कि भाई ऐसा तो टी आई आर जब होने के कगार पे होता था तो ऐसे होता था, एंगल ऑफ इमरजेंसी है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ई हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे ये R1 था। अब R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको पता है ए के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई टी आई आर का कंडीशन में जब होता था तो ऐसे ही होता था, मतलब कि हम लिखते हैं कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो म्यू आर बाई म्यू डी 1/म्यू होता है, ये चीज़ पता होगा। तो इस केस के लिए अगर ऐसा हो रहा हो तो सी और R1 बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल R1 कुछ और नहीं क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है, प्लस R2 बराबर ये। यहाँ से R2 का वैल्यू हमें पता चल गया कि A माइनस सी हो जाएगा भाई, ठीक है। अब A माइनस सी पता चल गया, ये R2 जो है A माइनस सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब R2 का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A माइनस सी लिखूँगा यहाँ पे, इक्वल टू साइन ऑफ ई लिखूँगा बच्चों में। हाँ सर लिख तो सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। लेकिन केस हमारे पास ये है कि जब ये रे बाहर इमर्ज कर रहा है, जब ये रे बाहर इमर्ज कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये R2, ये जो एंगल बना है R2 ये छोटा है, ये एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल से कम है, क्योंकि जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो टी आई आर होता है भाई। हाँ सर ये तो पता ही है। जब ये एंगल जब ये एंगल जो है हमारे पास R2 का जो वैल्यू होता है अगर ये बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तब टी आई आर होता है ना, तब टी आई आर होता है। R2 मतलब कि A माइनस सी ग्रेटर देन सी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, A इज़ ग्रेटर देन 2C, तब टी आई आर होता है। लेकिन टी आई आर नहीं हो रहा है, मर्ज हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई R2 का वैल्यू कम है C से, है ना, यही तो बात है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर R2 का वैल्यू कम है C से तो R2 का वैल्यू A माइनस सी होता है जो कि कम है C से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A इज़ लेस देन 2C, सिंपल।
कंप्लीट इमर्जेंस होगा, और कोई केस में हो सकता है कि ये बिल्कुल इससे सट के निकल जाए, ऐसे सट के निकल जाए, है बच्चों। तो उस केस में बराबर कर देंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल R2 बन रहा था वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। R2 क्या है, A माइनस सी बराबर C, तो A बराबर 2C हो जाएगा। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, आप बस चीज़ों को एक बार समझ लीजिए ना, ये सब चीज़ें आसान लगेगा। ऐसा नहीं समझना है कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस चीज़ें आसान है, आपको बस देखना होगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पे आप चाहें तो म्यू का वैल्यू भी बता सकते हैं भाई, कि म्यू का वैल्यू क्या है भाई, साइन ई अपॉन साइन ऑफ A माइनस सी, ठीक है। तो चीज़ें और भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीज़ें करके भी दे रखा है कि म्यू का वैल्यू भी कैसे बड़ा छोटा होगा। तो जब मैंने बता ही दिया A का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू नहीं बता सकते आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं भाई बिल्कुल बता सकते हैं कि कैसे म्यू का वैल्यू बड़ा या छोटा होगा। कोसेक ऑफ A/2 बोला है, मतलब समझ रहे हैं आप, कोसेक ऑफ A/2 बोला है। तो यहाँ पे C का वैल्यू समझ रहे हैं ना, A/2 हो गया। इस केस में क्या हुआ, कोसेक का वैल्यू क्या, मतलब C का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ये इधर चला जाएगा, ये, तो यहाँ पे A/2 क्या आ जाएगा, A/2 ग्रेटर देन C हो जाएगा। दोनों तरफ साइन लीजिए, साइन साइन, तो आपको पता चल जाएगा कि साइन C का वैल्यू क्या होता है, 1/μ होता है। तो म्यू इधर चला जाएगा। तो चीज़ें कर सकते हैं आप लोग, मैं समझ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि भाई अगर हमको पता चल गया कि A इज़ ग्रेटर देन 2C है, तो A/2 इज़ ग्रेटर देन C हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन ऑफ A/2 इज़ ग्रेटर देन साइन ऑफ C। साइन C का वैल्यू क्या होता है, 1/μ, समझ रहे हैं ना। तो म्यू इधर चला जाएगा, तो म्यू इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, कोसेक ऑफ A/2। देख लीजिए इसमें ये आ रहा होगा, TIR के कंडीशन में म्यू इज़ ग्रेटर देन कोसेक A/2, म्यू इज़ ग्रेटर देन कोसेक A/2। आ रहा है समझ में। तो मैं वही बता रहा हूँ, चीज़ों को आप कर सकते हैं बच्चों, ये खुद से भी तो नहीं कर सकते हैं आप, इतना तो कर सकते हैं आप, इतना तो कर सकते हैं आप बच्चों, मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये सब केस मैच करके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मैच करेगा, सब कुछ मैच करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक केस देख के लिख कर आपको दिया गया है कि केस में क्या बोला जा रहा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो और उसमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो। ये आप सवाल समझिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन है भाई तो क्वेश्चन को आपको करना होगा खुद से। वो कैसे कर सकते हैं भाई, खुद से कीजिए बच्चों, आप लोग खुद से कीजिए, है ना। मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो फिगर बना रहा हूँ, तब तक आप पॉज करके करिए बच्चों, पॉज करके करिए आप लोग। अभी भी बच्चा पॉज नहीं किया है, कैसे बच्चे हो आप बच्चों पॉज करिए आप लोग, खुद से कीजिए, मैं करने वाला हूँ। चलिए, उम्मीद है आपने पॉज किया होगा, नहीं भी किया होगा तो भी मैं करके तो दिखाऊंगा ही। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है कि यहाँ से ऐसा करके लाइटर निकल रहा है। अब पता नहीं आग कौन सा एंगल पे रहा है, मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि ये अगर मैं देखना चाहूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ये हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इमरजेंस एंगल 90 डिग्री का है, ये R2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा। हमको बस पूछा है कि इंसिडेंस एंगल होगा कितना, मिनिमम इंसिडेंस एंगल। कुछ नहीं करना है, 2 बार हमको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, साइन ऑफ I इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R2 का वैल्यू जो होगा वो 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 90 हो जाएगा। अब साइन ऑफ 90 है तो भाई वैल्यू 1 हो जाएगा ना टोटल, तो साइन ऑफ R2 का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 1/μ आ जाएगा। आपको पता होगा कि जब TIR का कंडीशन बनता है, हम देखते हैं तो उस टाइम पे साइन ऑफ C का जो वैल्यू होता है वो भी 1/μ होता है। अभी मैंने बताया भाई, TIR के कंडीशन में ऐसा होने की कगार पे होता ही तो है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि
एंगल R2 कुछ और नहीं एंगल C के बराबर ही है। अगर इसको मैंने C मान लिया और इसको A मान लिया, इसका वैल्यू हो जाएगा A माइनस सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एंगल I हमको पूछ रहा है, तो यहाँ से इसको हम लोग खुदा के लाते हैं, साइन ऑफ I म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1 का वैल्यू A माइनस सी है। कर सकते हैं ना हम लोग, साइन A माइनस बी है, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी मतलब कोस सी माइनस कोस ए साइन बी मतलब साइन सी। ऐसे कर सकते हैं। आपको तो पता ही चल गया ना कि यहाँ पे साइन ऑफ सी का वैल्यू कितना है, 1/म्यू है। म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए का वैल्यू कितना है बच्चों, साइन ए का वैल्यू किधर गया, साइन ए मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, साइन ए किधर गया। चलिए कोई बात नहीं, साइन ए ऐसे ही लिख देता हूँ। और कॉस सी है हमारे पास, कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए साइन सी का वैल्यू इतना है, मतलब कि समझ रहे हैं ना, साइन सी का वैल्यू हमारे पास 1/म्यू है। तो कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप, बताइए बच्चों, √म्यू² -1 होना चाहिए। हाँ ठीक है, म्यू² -1 डिवाइडेड बाई म्यू आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ए है, कॉस ए तो नहीं पता है, माइनस साइन सी है 1/म्यू है। कट जाएगा कुछ चीज़ें, ठीक है भाई, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। म्यू² -1 √साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए बन जाएगा, ये साइन ऑफ आई आ जाएगा। तो यहाँ से इन्वर्स लगा के आप कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भाई क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन इन्वर्स में कर सकते हैं ना ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों। अब सवाल करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो देख रहे थे यहाँ पे उस केस में एक ग्राफ भी बनता है, एनसीईआरटी में ग्राफ भी दे रखा है, किधर गया डेविएशन के केस में मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन हो रहा था ना बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन हो रहा था। तो डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस एंगल के बीच में एक ग्राफ भी बनता है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से ही तो बनता है। किधर बना के बताऊँ, चलिए यहाँ पे जगह खाली दिख रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ। इसके ऐसा आपने ग्राफ देखा होगा, तो ये ग्राफ कुछ हार्ड नहीं है, ग्राफ आप सीख भी सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये डेविएशन है और ये एंगल इंसिडेंस है, इंसिडेंस या फिर इमरजेंस भी ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई एंगल लेंगे तो आपको एक ग्राफ मिलता है। ग्राफ कैसे मिलता है बच्चों, ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है, ये कुछ ऐसे ऊपर बढ़ेगा, सेम रेट से नहीं बढ़ता है भाई, है ना। ये दोनों जो है सेम रेट से, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा पैराबोला बन गया, पैराबोला नहीं है बच्चों, नॉट है पैराबोला। ये अलग रेट से बढ़ता है, ये कुछ और रेट से बढ़ेगा, ये कुछ और रेट से बढ़ेगा, है ना। चीज़ें हो सकती है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन होता है। उस केस में आपको यही तो मैं बता रहा था, मिनिमम डेविएशन होता है इस केस में, ये डेल मिनिमम होता है। उस केस में आई और ई बराबर हो जाता है, ये लेकर मैंने बताया था आगे केस में, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं, इधर जाते जाते हम लोग ऐसे बढ़ाते रहें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करते रहें, तो चीज़ें इस टाइप से मिलेगी, डेविएशन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। या तो आप इसको बढ़ाते रहें या तो आप इधर बढ़ाते रहें, दोनों केस में क्या होगा, डेविएशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। डेविएशन मिनिमम जो है वो आई और ई बराबर करने पर ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखते हैं हम लोग। काफ़ी आसान सा ही सवाल लग रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है, वन सरफेस सिल्वर्ड है। अच्छा, ये एक सरफेस सिल्वर्ड कर लिया है। लाइट रे फॉलिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a फर्स्ट सरफेस पे आ रहा है। रिटर्न बैक इन द सेम पाथ सफरिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकंड सिल्वर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग। काफ़ी आसान सा सवाल है, बोला ये जा रहा है, आप बोलने से आप समझ गए होंगे। खुद से कीजिए बच्चों, खुद से कीजिए, है ना। एक सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया, तो ये केस तो और आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे आ रही है प्रिज्म में, तो जो लाइट रे ऐसे डिफ्रैक्ट होगी वो बिल्कुल नॉर्मल जाता है भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, इस पर ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना।
और देखा जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 2 बार बस लगा दीजिए घपाघप, क्या बोलते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। तो 1 इंटू मी साइन ऑफ आई हो जाएगा इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा भाई, R1 बोल सकते हैं। ये एंगल ए है। देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट एंगल यहाँ पे होगी, जिसके बाद ये इमर्ज होता था, यहाँ पे ये एंगल 90 ही बन रहा है बच्चों, है ना। ये एंगल यहाँ पे 90 ही बन रहा है। तो एंगल ए जो होता था वो R1 प्लस R2 होता था। R2 भाई 90 ही बन रहा है, सॉरी 90 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी यार, R2 0 ही बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ जो यहाँ पे सेकेंड इंसिडेंस होता है वो 0 है ना भाई। क्या बोल रहा हूँ। तो ए का वैल्यू R1 के बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना, साइन ऑफ आई इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1 का मतलब साइन ऑफ ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इंसिडेंस एंगल 2A था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। साइन 2A बराबर म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग चीज़ों को, 2 साइन ए कॉस ए म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए, तो म्यू का वैल्यू हमको 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए मिल गया बच्चों। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान था। यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछा ही जा रहा है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है भाई, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है बच्चों प्रिज्म का, वो है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। म्यू का वैल्यू 1.5 दे रखा है। हमने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसमें देखें तो आई और ई बराबर ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस एल बोल देता हूँ, तो उस केस में ये 2A के बराबर हो जाएगा, मतलब आई जो है वो A के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, वो होता है 1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, अरे भाई क्यों मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, समझ रहे हैं मैं आप सोचेंगे कि भाई स्नेल्स लॉ कहाँ पे लग रहा है हमें तो यही नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए ना बच्चों, स्नेल्स लॉ कहाँ लगा रहा हूँ, यहीं तो लगा रहा हूँ कि भाई ऐसे लाइट आ रही होगी, ऐसे होगी और ऐसे चली जा रही होगी, आसमान में थोड़ी लगा रहा हूँ मैं, यहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। साइन इंसिडेंस आई इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1 लिख सकता हूँ, मतलब R के बराबर ही होता है, क्योंकि ए का वैल्यू जो होता है ना 2 टाइम्स ऑफ R के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ आई का वैल्यू A के बराबर है, म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R का वैल्यू A/2 के बराबर है। यहाँ से देखा जाए तो इसका वैल्यू कुछ और नहीं, 2 टाइम्स ऑफ साइन A/2 और कॉस A/2 बन जाता है, और यही जो होता है A टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A/2 के बराबर है। ये कट जाएगा, ए का वैल्यू आपको देख सकते हैं, म्यू है ना, सॉरी। तो हमको क्या पता करना है, कॉस ऑफ A/2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो μ/2 हो जाएगा। म्यू है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.75, तो A/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.75, इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स बनेगा, तो 41 डिग्री जो होता है कॉस इनवर्स हो जाएगा 0.75, इसका 41 डिग्री आंसर आ जाएगा। 41 डिग्री यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ये A/2 का वैल्यू आएगा। यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 41 इंटू 2 मतलब 82, तो आंसर हमारे पास ये होगा। ठीक है, ईजी है बच्चों, आप लोग किए होंगे खुद से, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चीज़ों को करना है बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बहुत हार्ड चल रहा है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं चल रहा है, आपको एक बार सीख लेना है भाई। अगर आपने एक बार सीख लिया, ध्यान दे दिया, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। जब तक आप चीज़ों में कूदेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें दुख देगा हार्ड लगेगा, होता नहीं है। यहाँ तक आने के लिए वो चाइल्ड से यू थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।